कहानी की शुरुआत एक बेहद डेंजरस और रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन से होती है। कटार के तपते हुए रेगिस्तान में एक परसुकून फौजी अड्डा मौजूद है, जहां फौज के कप्तान विलियम लिनॉक्स और उनकी टीम एक मिशन से लौट रहे हैं। जब ये टीम रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंचती है तो जमीन के नीचे से एक टेरेबल रोबोटिक क्रीचर निकलती है, जो एक बड़े रोबोटिक बिच्छू जैसी दिखती है। ये जमीन के नीचे रहने वाला रोबोट अचानक इस छोटी सी फौजी टीम पर जानलेवा हमला कर देता है। रेत के तूफान के बीच फौज के जवान अपनी जान हथेली पर रखकर उसका मुकाबला करते हैं, लेकिन उनकी आम गोलियों का इस मेटालिक रोबोट पर कोई असर नहीं हो रहा होता। लड़ाई बेहद नाजुक और डरावनी हो जाती है, जहां हर एक सेकंड एक जवान की मौत का खतरा मंडरा रहा होता है। तभी कप्तान लाइनॉक्स एक सैटेलाइट फोन के जरिए पेंटागन से संपर्क करते हैं और फौरन हवाई मदद मांगते हैं। कुछ ही देर में आसमान को चीरते हुए खतरनाक जंगी जहाज वहां पहुंच जाते हैं। यह जंगी जहाज इस रोबोटिक बिच्छू पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हवाई हमले करते हैं। भारी बमबारी और मिसाइल हमलों के बाद वह रोबोट बुरी तरह जख्मी हो जाता है और अपनी कटी हुई पूंछ छोड़कर वापस रेत के नीचे गायब हो जाता है। तबाही के इस मंजर के बीच कप्तान लिनॉक्स और उनके 6-7 जानबाज साथियों की एक टीम किसी तरह जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब होती है, लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। अचानक अड्डे के रेडार पर एक नामालूम फौजी हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जिसे बहुत पहले तबाह घोषित किया जा चुका था। फौजी अफसर उसे जमीन पर उतरने का हुक्म देते हैं। जैसे ही वह हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरता है, वहां का माहौल पूरी तरह सस्पेंस और डर में बदल जाता है। अचानक वह हेलीकॉप्टर इंसानी सोच से परे एक बेहद बड़े और खौफनाक रोबोटिक स्पेस क्रीचर की शक्ल इख्तियार करने लगता है। ये नजारा देखकर फौज के जवानों के होश उड़ जाते हैं। यह खलाई रोबोट कोई और नहीं बल्कि बुरी नस्ल के रोबोट डिसेप्टिकॉन का एक जालिम मेंबर ब्लैकआउट था। ब्लैकआउट अड्डे पर आते ही अंधाधुंध तबाही मचाना शुरू कर देता है, धमाकेदार वेव्स छोड़ता है और फौज के खुफिया नेटवर्क को हैक करके डेटा चुराने की कोशिश करता है। फौजी टीम को पहली बार एहसास होता है कि उनका सामना किसी इंसानी दुश्मन से नहीं बल्कि एक बेहद जदीद खलाई क्रीचर्स से हुआ है। अब कहानी शिफ्ट होती है अमेरिका के एक आम शहर में, जहां हमारी मुलाकात इस कहानी के मेन कैरेक्टर सैम विटविकी से होती है। सैम एक आम हाई स्कूल का तालिबे इल्म है, जो अपनी जिंदगी में 2 चीजें शिद्दत से चाहता है, एक अच्छी कार और दूसरी अपनी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की मिकेला बेन्स की मोहब्बत। सैम के दादाजी कैप्टन आर्चिबाल्ड विटविकी तारीख के एक बहुत बड़े खोजी थे, जिन्होंने 19वीं सदी में बर्फीले नॉर्थ पोल की खोज के दौरान कुछ ऐसा देखा था जिसने उनकी जहनी हालत खराब कर दी थी। सैम के पास अपने दादाजी की कुछ पुरानी चीजें बची हुई हैं, जिनमें एक खास चश्मा भी शामिल है। सैम इस चश्मे पर अजीब अवगरीब निशानात और लकीरें देखता है और पैसे अर्न करने के लिए उसे इंटरनेट पर बेचने के लिए लिस्ट कर देता है। सैम को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि यह मामूली दिखने वाला चश्मा पूरी कायनात की सबसे कीमती चीज का रास्ता है, और इसी वजह से पूरी दुनिया के स्पेस रोबोट उसके पीछे आने वाले हैं। सैम के वालिद उससे वादा करते हैं कि अगर वह स्कूल के प्रोजेक्ट में फर्स्ट पोजीशन लाएगा तो वह उसे एक कार दिलाएंगे। सैम जैसे तैसे क्लास में अच्छे नंबर हासिल करता है और अपने वालिद के साथ एक पुराने कबाड़ जैसे कार बाजार में पहुंच जाता है। कार बाजार में सैम की नजर एक पुरानी येलो कलर की कार पर पड़ती है। इस कार का अंदाज भले ही पुराना है, लेकिन इसमें एक अजीब सी कशिश है। लेकिन यहाँ इशू ये होता है कि सैम के बाप के पास पेमेंट कम होती है और उसकी कीमत ज्यादा होने की वजह से वह इस कार को बाय नहीं कर सकते। लेकिन सैम को यह कार पसंद आ चुकी होती है। जब कार का डीलर सैम को कोई दूसरी खराब कार बेचने की कोशिश करता है, तो अचानक उस येलो कार के रेडियो से एक तेज और अजीब आवाज निकलती है, जिससे वहां मौजूद बाकी सभी कार्स के शीशे चकनाचूर हो जाते हैं। डर के मारे कार का मालिक वह येलो कार सैम को बेहद सस्ते दाम में बेच देता है। सैम अपनी नई कार पाकर बेहद खुश और परजोश हो जाता है। इसी रात सैम अपनी इस कार को लेकर मिकाइला को प्रभावित करने की कोशिश करता है। जब मिकाइला का दोस्त उसे बीच रास्ते में छोड़ देता है, तो वह उसे अपनी कार में बिठाकर टूर पर निकल जाता है। वह एक झील के किनारे पहुंचते हैं, जहां पहले ही बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। वह कुछ देर वहां गुजारने के बाद मिकाइला को घर छोड़ता है और उनके बीच एक हल्की सी फ्रेंडशिप हो जाती है। लेकिन असली सस्पेंस तब स्टार्ट होता है जब उसी रात देर गए सैम की कार अचानक अपने आप स्टार्ट हो जाती है और पार्किंग से बाहर निकल जाती है। सैम को लगता है कि कोई उसकी कार चुरा रहा है, इसलिए वह अपनी साइकिल उठाकर उस कार का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते सैम एक सुनसान और अंधेरे कबाड़ खाने में पहुंच जाता है। कबाड़ खाने में जो सीन सैम देखता है, वह उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। सैम देखता है कि उसकी येलो कार अचानक हवा में उठती है और उसके सारे पार्ट्स बदलने लगते हैं। चंद सेकंड्स के अंदर वह कार एक बड़े और फ्रेंडली दिखने वाले रोबोट में चेंज हो जाती है। वह रोबोट आसमान की तरफ एक चमकदार ग्रीन लाइट का सिग्नल भेजता है, जो स्पेस में किसी को पैगाम दे रहा होता है। सैम डर के मारे कांपने लगता है और वहां से भाग खड़ा होता है। उसे लगता है कि वह पागल हो रहा है या कोई मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ गया है। इधर दूसरी तरफ पेंटागन के उच्च अफसरान
एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं जिसमें कुछ यूनिवर्सिटी के तलबा भी शिरकत करते हैं। जब इजलास में डिफेंस के सेक्रेटरी आते हैं तो सभी लोग उठकर उनका इस्तकबाल करते हैं। इसके बाद सेक्रेटरी साहब अपने खिताब में कहते हैं, कल शाम क्वार्टर में अचानक एक खौफनाक अटैक हुआ जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। कोई भी इस अटैक में नहीं बच पाया और इस हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक किसी ने भी नहीं उठाई। तहकीकात के दौरान हमें सिर्फ एक अहम सुराग मिला है। इंसिडेंट वाली जगह से एक गैर मामूली और पुरस्कार आवाज रिकॉर्ड हुई है जिसका जायजा माहिरीन की टीम ले रही है। अभी तक यह मालूम नहीं हो सका कि यह आवाज किसकी है या उसका ताल्लुक किससे है। रक्षा मंत्री ने हाजरीन की तरफ देखते हुए कहा, इसीलिए हमें आपकी हेल्प दरकार है। हम चाहते हैं कि आप अपनी सलाहियतों और जहानत को इस्तेमाल करते हुए इस मिशन को हल करें और मालूम करें कि इस हमले के पीछे कौन है और उसके मकासद क्या हैं। हालात किसी भी वक्त मजीद संगीन रुख इख्तियार कर सकते हैं और एक नई जंग भड़कने का खदशा मौजूद है। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, आज से आप सब एक अहम मिशन का हिस्सा हैं। इधर दूसरी तरफ सैम बेहद डरा हुआ होता है और पुलिस को इस बारे में बताने की कोशिश करता है। जब पुलिस की गाड़ी आती है तो वह उसको टक्कर मारकर गिरा देती है और गाड़ी की साइड से रोबोटिक आर्म निकालकर सैम को डराने की कोशिश करती है। जब सैम डरकर कहता है कि मुझे मत मारो, बताओ आपको क्या चाहिए, अचानक वह पुलिस कार भी एक बेहद खूंखार और डरावने रोबोट में बदल जाती है। वह बैरिकेड होता है। बैरिकेड सैम को दबोच लेता है और गुस्से में चिल्लाते हुए पूछता है कि तुम्हारी इंटरनेट आईडी का नाम क्या है। बैरिकेड दरअसल सैम से उसके दादाजी का चश्मा मांग रहा होता है और सैम उससे डर कर बाहर की तरफ भागता है तो वह रोबोट भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। जब वह सड़क पर पहुंचता है तो बाहर उसे मिकाइला मिलती है। सैम और मिकाइला की जान खतरे में होती है। तभी अचानक सैम की येलो कार पूरी स्पीड से वहां आती है और बैरिकेड को जोरदार टक्कर मारती है। येलो कार सैम और मिकाइला को अपने अंदर बिठाती है और एक महफूज जगह पर ले जाती है जहां वह खुद को बम्बल बी के रूप में शो कराती है। बम्बल बी की आवाज का निजाम खराब होता है, इसलिए वह रेडियो के गानों और आवाजों के जरिए सैम से बात करता है। अचानक वह पुरस्कार रोबोट एक पुलिस कार की शेप इख्तियार कर लेता है और पूरी रफ्तार के साथ उनका ताक़ुब करने निकल पड़ता है। सैम और मिकाइला अपनी जान बचाने के लिए तेजी से शहर की गलियों और डेंजरस रास्तों से गुजरते हैं। ताक़ुब इतना शदीद होता है कि रास्ते में कई दीवारों और इमारतों के हिस्से उनसे टकराकर डैमेज हो जाते हैं, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारते और कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहते हैं। काफी देर तक भागने के बाद वह एक पुराने वेयर हाउस तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। चंद लम्हों के लिए उन्हें फील होता है कि शायद वह खतरे से निकल आए हैं। वह दोनों गाड़ी में बैठे इर्द गिर्द का जायजा ले रहे होते हैं कि अचानक वह पुलिस कार दोबारा उनका सुराग लगा लेती है और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगती है। उसी लम्हे एक हैरान कुन वाकया पेश आता है। सैम की गाड़ी बिना किसी ड्राइवर के खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है। उसके इंजन की गर्ज पूरे वेयर हाउस में गूंजने लगती है जैसे वह किसी बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रही हो। फिर अचानक गाड़ी के डोर्स खुल जाते हैं। सैम और मिकाइला फौरन बाहर निकल आते हैं। अगले ही लम्हे उसकी शेप एक दैत्याकार रोबोट में बदल जाती है जो पूरी ताकत के साथ अपने दुश्मन की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ पुलिस कार भी अपना असली रूप इख्तियार कर लेती है और एक खतरनाक रोबोट बनकर उसके सामने आ खड़ी होती है। दोनों ताकतवर रोबोट एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। उनकी जबरदस्त टक्कर से पूरा वेयर हाउस लरजने लगता है। काफी देर तक जारी रहने वाली इस खौफनाक जंग के दौरान सैम और मिकाइला मौका पाकर एक सेफ प्लेस पर छिप जाते हैं। आखिरकार सैम का मुहाफिज रोबोट अपने मुखालिफ को कुछ देर के लिए पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता है। वह फौरन लड़ाई से अलग होकर सैम और मिकाइला के पास पहुंचता है। इसके बाद वह उन दोनों से निहायत संजीदा अंदाज में गुफ्तगू शुरू करता है और उन्हें एक ऐसी हकीकत बताने लगता है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। बम्बलबी सैम और मिकाइला को एक सुनसान इलाके में ले जाता है जहाँ अचानक आसमान से जलते हुए तारों की तरह 4 बड़ी चीजें जमीन पर गिरती हैं। ये चीजें और कोई नहीं बल्कि बम्बलबी के बाकी साथी अच्छे ऑटो बोट्स थे जो बम्बलबी का सिग्नल पाकर धरती पर उतर चुके थे, जो कि कार्स की शेप में जाहिर होती हैं। सैम और मिकाइला के सामने ये चारों गाड़ियां एक एक करके बेहद शानदार तरीके से बड़े बड़े रोबोट्स में तब्दील होती हैं। इनमें सबसे बड़ा और लीडर रोबोट सामने आता है जिसका नाम ऑप्टिमस प्राइम है। ऑप्टिमस प्राइम अपनी गहरी और ताकतवर आवाज में सैम को अपनी पूरी तारीख समझाता है। वह बताता है कि वह लोग साइबरट्रॉन नामी सियारे से आए हैं जो एक वक्त पर बेहद खूबसूरत था, लेकिन वहां ऑल स्पार्क नामी एक बेहद ताकतवर जादुई क्यूब को हासिल करने के लिए अच्छे और बुरे रोबोट्स के बीच एक भयानक अंदरूनी जंग छिड़ गई। ये क्यूब एक ऐसी चीज है जो किसी भी बेजान मशीन में जान फूंक सकती है। बुरे रोबोट्स का जालिम लीडर जिसका नाम है मेगाट्रॉन, जो कि इस पर कब्जा करके पूरी कायनात पर हुकूमत करना चाहता था। ऑप्टिमस आगे बताता है कि जंग के दौरान वह क्यूब खला में कहीं खो गया और घूमते घूमते तुम्हारी धरती पर आ गिरा। मेगाट्रॉन भी उसका पीछा करते हुए धरती पर आया था, लेकिन हजारों साल पहले वह नॉर्थ पोल की बर्फ में जम गया। जब सैम के दादाजी कैप्टन आर्चिबाल्ड विटविकी ने मेगाट्रॉन के जमे हुए जिस्म को गलती से खोजा तो मेगाट्रॉन के निजाम ने इस जादुई क्यूब के पते के निशानात सीधे उनके दादाजी के चश्मे के शीशे पर लेजर के जरिए प्रिंट कर दिए थे। इसलिए
बुरे रोबोट्स उस चश्मे को हासिल करके उस जादुई क्यूब तक पहुंचना चाहते हैं ताकि वह मेगाट्रॉन को आजाद कर सकें और धरती को तबाह कर सकें। अच्छे रोबोटीज का मकसद उस क्यूब को दुश्मनों से पहले ढूंढकर उसे महफूज करना है। सैम को अब समझ आता है कि वह कितनी बड़ी आलमी मुसीबत के बीच में फंस चुका है। वह अच्छे रोबोटीज की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उन्हें अपने घर लेकर जाता है ताकि वह चश्मा लाकर उन्हें दे सके। सैम के घर का मंजर काफी मजाहिया और साथ ही सस्पेंस से भरा होता है। 5 बड़े बड़े रोबोट्स सैम के छोटे से घर के पीछे बागीचे में छिपने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे सैम के वालिदैन को शक होने लगता है। ऑप्टिमस प्राइम और बाकी रोबोट्स अनजाने में घर की तारों और लाइट्स को डैमेज कर देते हैं। सैम जैसे तैसे अपने कमरे में चश्मे को ढूंढने की कोशिश करता है। आखिरकार उसे वह चश्मा मिल जाता है, लेकिन तभी अचानक उनके घर को चारों तरफ से ब्लैक स्वीट पहने जदीद कमांडोज घेर लेते हैं। यह लोग सेक्टर 7 नाम की एक इंतहाई खुफिया सरकारी एजेंसी के एजेंट्स थे, जिसका लीडर सीमेंस होता है। सीमेंस सैम और मिकाइला को अपनी कस्टडी में ले लेता है क्योंकि उन्हें खलाई मखलूका के बारे में पता चल चुका था। रोबोट सैम और मिकाइला को बचाने के लिए एजेंसी की गाड़ियों को रोकते हैं। जब कमांडो के लोग धमकी देने लगते हैं तो वह रोबोट फौरन उनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं और गाड़ी की छत उखाड़ फेंकते हैं और उन्हें गाड़ी से बाहर आने को कहते हैं। जब वह बाहर आते हैं तो उन सबको हैंड कॉफ्स डालकर एक लाइन में बिठा दिया जाता है और उनके लीडर सीमेंस को एक खंभे के साथ बांध दिया जाता है। इसके बाद जब सैम और उसके साथी वहां से चले जाते हैं तो वह कमांडो पीछे फौज को इत्तला देते हैं और फौजी हेलीकॉप्टर्स के जरिए फौरन वहां पहुंच जाते हैं और सैम और उनके साथी रोबोट कारों पर हमले शुरू कर देते हैं। सैम और उसके साथी रोबोट जब हेलीकॉप्टर्स को देखते हैं तो वह फौरन सभी इधर उधर छिप जाते हैं। तभी ऑप्टिमस प्राइम जल्दी से सैम और मिकाइला को अपने पेट के अंदर छिपा लेता है और उनको लेकर हेलीकॉप्टरों से आंख बचाते हुए जल्दी से एक पुल के नीचे चिपक कर छिप जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब सैम और मिकाइला उस रोबोट को छोड़कर सड़क पर आते हैं तो एक हेलीकॉप्टर उनको देख लेता है और उनकी तरफ बढ़ता है। तभी बम्बल बी उनको बताने के लिए उनके पास आता है तो सरकारी फौज बम्बल बी पर शदीद कोल्ड गैस से हमला कर देती है। बम्बल बी जमने लगता है और खुद को बचाने में नाकाम हो जाता है। सैम रोते हुए हुकूमत से बम्बल बी को छोड़ने की भीख मांगता है, लेकिन वह बम्बल बी को कैदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। वहां पर सेक्रेटरी डिफेंस की मुलाकात एक नासा के एजेंट से होती है, जो कि सेक्रेटरी को खबरदार करने आया हुआ होता है कि चंद दिन पहले कुछ रोबोट जमीन पर नीचे उतरे हैं, जिसके बारे में यह खबर चलाई गई थी कि वह नासा के रोबोट हैं जो कि बेकार हो गए थे और उनको नीचे उतार दिया गया था। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, यह एक फेक न्यूज है। यह कोई और ही खुफिया साजिश हो सकती है, इसलिए यह एक वायरस की सूरत में भी हो सकती है, जो कि अक्सर वक्त आर्मी के सिस्टम्स को हैक करके उनसे डेटा चुराया जा रहा है। इसलिए आप सबको अलर्ट रहने की ताकीद है। खुफिया एजेंसी सैम, मिकाइला और कैप्टन लेनॉक्स की टीम को एक बेहद खुफिया जगह पर लेकर जाती है, जो कि दुनिया का मशहूर हवर डैम होता है। वहां उनकी मुलाकात अमेरिका के रक्षा मंत्री से होती है, जो कि उनको कुछ देर समझाता है और फिर कहता है, आओ हम आपको एनबीई की तरफ ले जाते हैं। एजेंट सीमेंस सैम को डैम के अंदर बने एक बेहद मजबूत और जमे हुए अंडरग्राउंड पनाहगाह में ले जाता है, जहां का नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां हजारों सालों से बुरे रोबोट्स के लीडर मेगाट्रॉन को बर्फ में जमा कर शदीद ठंडक में रखा गया था। एजेंसी ने मेगाट्रॉन को एक खुफिया नाम दे रखा था, जिसका नाम था NBE। सीमेंस इंकशाफ करता है कि इंसानों ने आज तक जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी बनाई है, जैसे कंप्यूटर चिप्स, इंटरनेट, कार्स और एरोप्लेन्स, वह सब मेगाट्रॉन के जिस्म पर तहकीक करके ही सीखी हैं। इसी जगह के पास उस जादुई क्यूब को भी रखा गया था, जो अपनी पावर को छुपाने के लिए एक बड़े रूम में बंद था। इसके बाद कैप्टन उनको एक और रूम में ले जाता है, जहां उन्हें एक अजीब ही नजारा दिखाया जाता है। जैसे ही सब टीम मेंबर रूम में एंटर होते हैं तो कमरे का दरवाजा अच्छे से लॉक कर दिया जाता है। इसके बाद छोटे से शीशे के बॉक्स में क्यूब की पावर्स चेक करवाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाता है। कैप्टन उनसे कहता है कि किसी के पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एक आदमी कहता है, मेरे पास मोबाइल है। कैप्टन वो मोबाइल लेकर बॉक्स में रखता है और क्यूब की थोड़ी सी रेडिएशंस उस पर डाली जाती है। जैसे ही रेडिएशंस पड़ती हैं, वह मोबाइल बहुत खतरनाक रोबोट में ट्रांसफर हो जाता है और इंसानों पर अटैकिंग मोड में आ जाता है। कैप्टन बताता है कि मेगाट्रॉन इस क्यूब की ताकत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अपनी आर्मी बनाकर इंसानों का खात्मा चाहता है। इसी बीच रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटर हैकर्स को पता चलता है कि दुश्मनों का एक छोटा जासूस रोबोट डैम के अंदर घुस चुका है। वह जासूस रोबोट चुपके से डैम के केंद्रीय कंप्यूटर को हैक कर लेता है और मेगाट्रॉन को जमाने वाले निजाम को बंद कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता मेगाट्रॉन की जमी हुई बर्फ पिघलने लगती है। बाहर आसमान में बुरे रोबोट्स के बाकी मेंबर्स डैम की तरफ बढ़ने लगते हैं। हालात बेहद नाजुक हो जाते हैं। सैम एजेंट सीमेंस को समझाता है कि बम्बल बी ही वाहिद ऐसा रोबोट है
जो इस जादुई क्यूब को बचा सकता है। कैप्टन लेनॉक्स एजेंट सीमंस पर गन तान देता है और बम्बल बी को फौरी आजाद करने का हुक्म देते हैं। बम्बल बी जैसे ही आजाद होता है वह इस जादुई क्यूब के पास जाता है और अपनी ताकत से इस बड़े क्यूब को एक छोटे से बॉक्स के साइज में समेट देता है ताकि सैम उसे आसानी से लेकर भाग सके। बम्बल बी कार में ट्रांसफर हो जाता है और सैम को क्यूब लेकर कार में बैठने को कहता है। क्यूब को मेगाट्रॉन से दूर लेकर जाना होता है। आर्मी कैप्टन सबको कहता है कि सैम को बैकअप प्रोटेक्शन दो और वह सब वहां से निकल जाते हैं। तभी एक भीषण और गूंजती हुई आवाज के साथ मेगाट्रॉन पूरी तरह होश में आ जाता है और चिल्लाता है कि मैं हूं मेगाट्रॉन। मेगाट्रॉन के आजाद होते ही डैम के अंदर तबाही मच जाती है। ऑप्टिमस प्राइम और बाकी अच्छे रोबोट्स भी हवर डैम की तरफ पहुंच जाते हैं। ऑप्टिमस प्राइम सैम से कहता है कि इस जादुई क्यूब को किसी भी कीमत पर बुरे रोबोट्स के हाथ नहीं लगना चाहिए। वह दुश्मनों का ध्यान भटकाने के लिए क्यूब को पास के एक बड़े शहर मिशन सिटी की तरफ लेकर भागते हैं। फौज सैम को एक वायरलेस देती है और कहती है कि शहर की सबसे ऊंची इमारत की छत पर जाकर फौज के हेलीकॉप्टर को यह क्यूब हैंड ओवर कर दे ताकि उसे यहाँ से दूर ले जाया जा सके। जैसे ही रोबोट्स और फौज की टीम शहर में पहुंचती है, बुरे रोबोट्स उन पर चारों तरफ से टूट पड़ते हैं। शहर एक पल में जंग के मैदान में तब्दील हो जाता है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स धमाकों से टूटने लगती हैं, कार्स हवा में उड़ने लगती हैं और चारों तरफ तबाही मच जाती है। शहर के बीचों बीच अच्छे और बुरे रोबोट्स के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाली फाइट शुरू होती है। बम्बल बी के पैर एक मिसाइल हमले में डैमेज हो जाते हैं जिससे वह चलने के काबिल नहीं रहता, लेकिन मिकाइला हिम्मत नहीं हारती। वह एक कबाड़ उठाने वाले ट्रक को चलाकर बम्बल बी को उस पर लोड करती है और बम्बल बी लेटे लेटे ही दुश्मनों पर अपनी गन से फायर करता रहता है। दूसरी तरफ बाकी रोबोट्स मिलकर दुश्मनों का मुकाबला करते हैं। तभी आसमान से उड़ते हुए मेगाट्रॉन वहां पहुंचता है और अच्छे रोबोट्स के एक मेंबर जैज को पकड़कर बड़ी बेरहमी से उसके 2 टुकड़े कर देता है। यह देखकर ऑप्टिमस प्राइम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन के बीच एक बेहद प्रदशद्दुद और तबाहकुन फाइट स्टार्ट होती है। दोनों बड़े रोबोट्स एक दूसरे पर तलवारों, बंदूकों और मुक्कों से अटैक करते हुए पूरी सड़क को तबाह कर देते हैं। मेगाट्रॉन ऑप्टिमस प्राइम पर हावी होने लगता है क्योंकि उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। लड़ाई के आखिरी लम्हे में सैम जादुई क्यूब को लेकर बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है, लेकिन दुश्मन के हमले की वजह से हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है। मेगाट्रॉन बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए छत पर आता है और सैम को घेर लेता है। वह सैम से कहता है कि ये क्यूब मुझे दे दो और बदले में मैं तुम्हें अपना पालतू जानवर बनाकर जिंदा रखूंगा, लेकिन सैम साफ इनकार कर देता है। मेगाट्रॉन एक जोरदार मुक्का मारकर सैम के साथ वाला पिलर तोड़ देता है। पिलर की टक्कर से सैम भी नीचे गिर जाता है, लेकिन नीचे से ऑप्टिमस प्राइम सैम को कैच कर लेता है। ऑप्टिमस सैम से कहता है कि अगर मैं मेगाट्रॉन को नहीं रोक पाया तो इस जादुई क्यूब को सीधे मेरे सीने के सेंटर में डाल देना, जिससे मैं और ये क्यूब दोनों खत्म हो जाएंगे। लेकिन सैम एक बेहद जांबाज डिसीजन लेता है। जैसे ही मेगाट्रॉन ऑप्टिमस प्राइम को मारने के लिए आगे बढ़ता है, सैम अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जादुई क्यूब को सीधे मेगाट्रॉन के सीने के अंदर घोंप देता है। इस क्यूब की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मेगाट्रॉन के सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर देती है, जिससे मेगाट्रॉन के अंदर के सारे पार्ट्स धमाके से उड़ जाते हैं और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। मेगाट्रॉन मारा जाता है। कैप्टन लेनॉक्स की टीम भी बाकी बचे बुरे रोबोट्स को मार गिराती है। जंग खत्म होने के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट मेगाट्रॉन और बाकी दुश्मनों की बॉडीज को समंदर के सबसे गहरे गड्ढे में फेंक देती है ताकि वे कभी वापस ना आ सकें। बम्बल बी की आवाज थोड़ी ठीक हो जाती है और वह सैम और मिकाइला के साथ रहने का फैसला करता है, जो अब एक दूसरे के करीब आ चुके थे। फिल्म के आखिरी पार्ट में ऑप्टिमस प्राइम आसमान की तरफ देखता है और कायनात के लिए एक खुफिया पैगाम भेजता है। वह कहता है कि हमारा सियारा साइबरट्रॉन भले ही तबाह हो गया हो, लेकिन हमें इस धरती के रूप में एक नया घर मिल गया है और यहाँ के इंसान बहुत अच्छे हैं। वह स्पेस में बचे हुए बाकी सभी अच्छे रोबोट्स को मैसेज देता है कि वे धरती पर आ जाए क्योंकि वह यहाँ उनका वेट कर रहे हैं। इसी के साथ ऑप्टिमस प्राइम एक शानदार ट्रक के रूप में हाईवे पर निकल पड़ता है और यह बेहतरीन कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें।